नमस्कार दोस्तों। ईरान को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से सबसे बड़े अल्टीमेटम की मियाद कल सुबह खत्म हो रही है, यानी एक रात बाकी है। ट्रंप ने भारतीय समय के अनुसार कल सुबह 5:14 पर ईरान को यह अल्टीमेटम दिया था कि अगर 48 घंटे के भीतर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोला तो ईरान के पावर प्लांट्स पर तबाही होगी और शुरुआत सबसे बड़े पावर प्लांट से होगी। स्क्रीन पर देख रहे हैं टाइमिंग, एक रात बाकी है। कल सुबह 5:14 पर भारतीय समय के अनुसार बता रहा हूं, अल्टीमेटम की मियाद खत्म हो जाएगी। ईरान ट्रंप के इस बयान पर बहुत तेवर और तल्खी के साथ बयान दे रहा है। ईरान कह रहा है कि अगर हमारे पावर स्टेशन पर, हमारे एनर्जी सेंटर पर हमला हुआ तो हम वेस्ट एशिया में जितने भी एनर्जी सेंटर हैं, अमेरिकी ठिकाने हैं, उन सब पर तबाही मचाएंगे। और सबसे बड़ी बात, पानी का जो केंद्र है, डिसैलिनेशन सेंटर्स, वहां भी तबाही मचाएंगे। अब जैसा कि मैंने कहा, सिर्फ एक रात बाकी है, कोई पीछे हटने को तैयार नहीं। तो क्या होने वाला है? क्या किसी बहुत बड़ी लड़ाई की तरफ हम बढ़ रहे हैं? दुनिया बढ़ चुकी है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक खास मेहमान है, बॉबी नकवी साहब, जो वेस्ट एशिया को करीब से बारीकी से जानते हैं, 25 सालों तक दुबई में रहे हैं, गल्फ न्यूज के एडिटर रहे हैं। उनको मैंने कल भी आमंत्रित किया था, आज भी आमंत्रित किया, क्योंकि ऐसा लगा कि हो सकता है किसी तरफ से कोई तेवर में कमी आए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो बॉबी नकवी साहब का स्वागत है। उनसे बात करने से पहले कुछ बयान मैं दोहरा दूं जो ईरान की तरफ से आए हैं। ईरानी राष्ट्रपति ने कहा है कि किसी भी सूरत में ईरान किसी पागलपन वाली धमकियों से नहीं डरता है। ईरानी विदेश मंत्री ने कहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला है, सिर्फ हमारे दुश्मनों के लिए बंद है, बाकी खुला है। और जहाज इसलिए हिचक रहे हैं क्योंकि उन्हें युद्ध से डर लग रहा है, इसलिए जहाज नहीं जा रहे हैं। और साथ में यह भी कि हम किसी की धमकी से डरते नहीं। जो ईरानी स्पीकर हैं वहां की पार्लियामेंट के, उन्होंने इस बार और बड़ी बात कह दी। आगे बढ़कर उन्होंने कहा कि सिर्फ सैन्य ठिकाने ही नहीं, वो वित्तीय संस्थान भी हमारे निशाने पर हैं जो अमेरिकी सेना के बजट को पैसा देते हैं। अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड ईरानियों की के खून से भरे हैं। और सीधे सीधे धमकी देते हुए कहा है हम आपके निवेश पर, इन्वेस्टमेंट पर नजर रख रहे हैं, यह आपके लिए आखिरी चेतावनी है। तो इन चेतावनियों का मतलब क्या है? और कल सुबह 5:15 जब अल्टीमेटम की मियाद पूरी होगी तो उसके बाद 24 घंटे, 48 घंटे में क्या कुछ हो सकता है? पहला सवाल सीधा बॉबी नकवी साहब, कि दोनों तरफ से जबरदस्त पोस्टरिंग है, तनातनी है, और कल सुबह मियाद पूरी हो रही है, तो क्या देखते हैं आप? जी अजीत जी नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे आज फिर बुलाने के लिए। अजीत जी, मुझे ऐसा लगता है कि ये अल्टीमेटम, जो सबसे बड़ा अल्टीमेटम डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है 48 घंटे का, मुझे लगता है कि ये उनके लिए एक गले की हड्डी बनती जा रही है। और अब उनके समझ में नहीं आ रहा है कि इस अल्टीमेटम में क्या करें, इस हड्डी को उगले या निगलें। देखिए, अगर ये हमले अगर ईरान के पावर प्लांट पे शुरू करते हैं तो जाहिर बात है कि ईरान उस पर जवाबी कार्रवाई करेगा। ईरान अपनी सीरियसनेस के लिए ये पहले जता चुका है कि अगर हम पे हमला होगा तो हम आप पे हमला करेंगे, आपके क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे करेंगे। तो ईरान जाहिर तौर पे जवाबी हमला ज़रूर करेगा। अब अगर डोनाल्ड ट्रंप ये धमकी, इसको अगर हमला नहीं करते हैं ईरान के ऊपर, तो ईरान कहेगा कि ट्रंप साहब डर गए। खैर, देखिए, ये जो धमकी है ये एक बहुत बड़ी एक टैक्टिकल ब्लंडर साबित होने जा रही है डोनाल्ड ट्रंप के लिए और अमेरिका के लिए और इजराइल के लिए। उसकी कई वजह मैं मानता हूँ। पहली बात तो ये कि ये एक अल्टीमेटम जो है ईरान के लिए बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक विक्ट्री है ये। क्यों? क्योंकि देखिए, जो लड़ाई का जो मकसद जो था शुरू से, वो मकसद क्लियर नहीं था। कोई भी ना तो वो न्यूक्लियर का जो उनका इस्टेब्लिशमेंट है वो था, ना रेजीम चेंज है,
रेजिम चेंज कर नहीं पाए, न्यूक्लियर को नुकसान पहुंचा नहीं जाए, तो बचा क्या है? कुल मिला के ये लड़ाई उस नैरो चैनल में सिमट के रह गई है। उस चैनल पे जिसका दबदबा होगा उसी की जीत होगी, और यही ईरान चाहता था। और वो स्ट्रेटेजिक विक्ट्री डोनाल्ड ट्रंप ने अपना ये अल्टीमेटम देके ईरान को ये जीत दिला दी है। देखिए, अभी आपने अब्बास अरक्ची का मैसेज ट्विटर पे जो पोस्ट किया था, एक्स प्लेटफॉर्म पे, वो दिखाया। उसका जो हिंदी जो ट्रांसलेशन आपने लगाया है, शायद वो इतना सटीक ट्रांसलेशन नहीं है। अगर उसको अंग्रेजी में उसको समझने की कोशिश करें तो वो ईरान की जो स्ट्रेटेजिक इनसाइट्स हैं, वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या रणनीति बना रहे हैं, वो आपको उसकी एक झलक इस ट्वीट से मिलती है। जो आखिरी लाइन है इस ट्वीट की, वो कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन कैनॉट एग्जिस्ट विदाउट फ्रीडम ऑफ ट्रेड। मतलब कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में जहाज आने जाने की आजादी तभी मिलेगी जब हमको फ्रीडम ऑफ ट्रेड मिलेगा, जब हमको वही आजादी मिलेगी कि हम खुल के बिना सैंक्शन से डरे हुए हम खुल के दुनिया से ट्रेड कर सके। और कुल मिला के ये जंग अब इसी चैनल के ऊपर लड़ी जाएगी आगे। अब देखना यह है कि इसमें हु ब्लिंक्स फर्स्ट। क्या डोनाल्ड ट्रंप साहब अपनी धमकी को इस धमकी के बाद हमले शुरू करते हैं, या ईरान पलटवार करके किसी गल्फ कंट्री का पावर प्लांट या डिसैलिनेशन प्लांट तबाह करते हैं, ये देखना बाकी है। मगर मुझे ऐसा लगता है कि वो एक टर्म है कि यू हैव टू समटाइम्स एस्केलेट टू डी एस्केलेट। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जंग इस मौके पे पहुंच चुकी है कि एक मेजर एस्केलेशन होगा और उसके बाद से डी एस्केलेशन के लिए कोशिशें शुरू होंगी, सीरियस। एक बात तय है अजीत जी इसमें, कि इसमें जो भी मैकेनिज्म इस्तेमाल किया जाता है डी एस्केलेशन के लिए, एक बात तय है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करने के लिए कोई ना कोई लीवर अपने हाथ में रखेगा, और यही उसकी सबसे बड़ी जीत होगी। देखिए, वो न्यूक्लियर एस्टैब्लिशमेंट पे जो उसका अटैक हुआ है उसको वो फिर से रिपेयर कर लेगा, जो उनके सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक हुआ वो फिर से बना लेगा। ये जंग जब खत्म होगी तो डोनाल्ड ट्रंप साहब एक तरह से एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक विक्ट्री ईरान को दे के जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है जी। ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। मैं कुछ अमेरिकी अखबारों में बहुत सारे जो रिपोर्टर्स लिख रहे हैं, उसमें बहुत सारी जो जानकारियां आ रही हैं, उसमें लगातार लोग ये भी लिख रहे हैं कि इस वार से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बाकियों के लिए तो वहां की रफ्तार धीमी पड़ गई, जहाज नहीं जा रहे, लेकिन ईरान अपने तेल का व्यापार लगातार कर रहा है और ईरान पैसे कमा रहा है, जबकि वेस्ट एशिया के बाकी देशों को दिक्कत और किल्लत होने लगी, जिसमें सऊदी अरब, यूएई प्रमुख है। तो ये तो एक बात हुई। दूसरी बात जो मैंने कल भी बात की थी, जैसे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं तेहरान टाइम्स का आज का लीड है, पहला पन्ना, जिसमें ऊपर लिखा हुआ द लॉर्ड ऑफ हॉर्मुज। और ईरान से जितनी भी खबरें आ रही है स्टेट मीडिया के हवाले से, वहां की लीडरशिप के हवाले से, हर खबर में एक तो सही बात आपने कही कि कोई चुंगी टोल नाका और कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, लेकिन ईरान, जो मैं कल भी कह रहा था फिर, कि ईरान किसी भी सूरत में ट्रंप के इस अल्टीमेटम के प्रति 1% भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखा रहा है। तो अब गेंद अगर अमेरिका के पाले में है, कहें ईरान के पाले में डाला, बट गेंद अमेरिका के पाले में ही है कि उनको क्या करना है, वर्ल्ड को वो क्या कहेंगे, जिसकी मियाद उन्होंने कल सुबह 5:14 तक तय कर दी है। देखिए, पिछले 10 दिनों से अगर डोनाल्ड ट्रंप के आप बयान अगर आप सुने, आप ध्यान दें उस पे, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज पे बात कर रहे हैं। जब वो अपने बयान देते हैं कि साहब नेटो कंट्रीज को हमारे साथ आना चाहिए, या वो बयान देते हैं कि ईरान की
जो डिफेंस कैपेबिलिटीज है हम उसको ध्वस्त कर दिया है, उसको पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया है। वो एक ही चीज के कॉन्टेक्स्ट में बोलते हैं, वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उनके लिए एक दुखती रग बन चुकी है। हालांकि अभी जो तेल की कीमत है 111 या 112 या 113 ऐसी ऊपर नीचे जा रही है, वो इतनी मेजर अलार्म के लिए, अलार्म नहीं, अलार्मिस्ट सिचुएशन नहीं है। ये अगर 150 तक पहुंचती तो लगता कि भैया अगले 6-7 घंटे में इसको खोलना पड़ेगा, वरना ये अब तेल का जो है व्यापार पूरा ठप हो जाएगा। तो इनके पास थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी अभी भी है कि इसको वो कर सकते। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब बहुत पैनिक मोड में आ गए हैं। उनको ये समझ में आ गया है कि किसी ना किसी कुछ भी करके ये हमको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलना है। और ये कुछ भी क्या है, ये कुछ भी हो सकता है। मतलब यहां से वो जंग को एकदम से एक झटके में खत्म भी कर सकते हैं, या वो अपनी विक्ट्री डिक्लेयर करके जा भी सकते हैं, या कैसे वो विक्ट्री डिक्लेयर करेंगे भाई? उनका ये जो टाइमलाइन उनका दिया हुआ है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अगर ईरान वैसे ही डटा रहा तो फिर विक्ट्री कैसे डिक्लेयर करेंगे? वो विक्ट्री ऐसे डिक्लेयर कर सकते हैं कि किसी तरीके से ईरान को वो तैयार कर दें कि साहब आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे बातचीत के लिए तैयार हो जाइए। देखिए, बातचीत का मकसद क्या रहेगा? आज अगर जंग रुक गई तो इसका बातचीत का क्या मकसद रहेगा? मकसद यही रहेगा कि देखिए, आप स्ट्रेट हॉर्मुज को हाथ मत लगाइए, वहां से पूरा अपना कंट्रोल हटा लीजिए और वेसल्स को आने जाने दीजिए। यही तो मेन बातचीत का वो रहेगा। अब ईरान चूंकि अपना एस्केलेशन इतना बढ़ा चुका है कि उसकी पोजीशन जो है वो अमेरिका से स्ट्रांग है निगोसिएशन के मामले में। क्योंकि ईरान के कब्जे में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, तो ईरान डिसाइड करेगा माफ कीजिएगा, ईरान डिसाइड करेगा कि वो अपनी टर्म्स को कैसे क्लियरली टेबल पे रखे, और वो बताएगा कि साहब हमको ये चाहिए, अगर आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाना है तो हमें ये 1 2 3 ये चीजें चाहिए। तो इस वजह से मैं मानता हूं कि ये ईरान के लिए एक बहुत मेजर स्ट्रेटेजिक विक्ट्री है। जी। एक सवाल है कि क्या आप कल भी वैसे बात की थी, लेकिन ये जब तक कल का दिन बीतेगा नहीं, ये सवाल जिंदा रहेंगे, चूंकि धमकी है ऐसी, कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि ईरान चूंकि अपनी बात पर अड़ा है कि हम नहीं झुकेंगे और किसी सूरत में हम इस पागलपन के सामने डटे रहेंगे, तो क्या ये मुमकिन है कि ट्रंप ने जैसा कि कहा अपने अल्टीमेटम में कि कल ईरान के किसी पावर प्लांट को, किसी एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट को उड़ा दे या उस पर अटैक करे? देखिए, ईरान के लिए पूरी गल्फ कंट्रीज के किसी भी पावर प्लांट को या डिसैलिनेशन प्लांट को उड़ाना कोई बड़ी बात नहीं होगी। नहीं, मैं इसकी अभी एक ट्रंप के लिए कहा। मैंने ट्रंप की धमकी के मद्देनजर कहा कि ट्रंप क्या ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटम तो पहला उनकी तरफ से है। देखिए, जैसे एस्केलेट चीजें की जाती हैं वही उसका एक प्रोसेस भी होता है डी एस्केलेट करने का। लेकिन एस्केलेशन की एक हद आपको पार करनी पड़ेगी, तभी आप डी एस्केलेट कर सकते हैं। तो ऐसा पॉसिबल है कि वो एक आध कोई छोटा मोटा पावर प्लांट ईरान का उड़ा दे, उसके बदले में ईरान कोई पावर प्लांट उड़ा दे। मैं एक सिचुएशन की बात कर रहा हूँ कि कैसे एस्केलेट हो सकता है। उसके बदले में ईरान कोई एक छोटा मोटा पावर प्लांट उड़ा दे और उसके बाद शोर मच जाए कि भाई ये क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको हाथ मत लगाइए वरना पूरा रीजन तबाह हो जाएगा। तो उसके बाद फिर डी एस्केलेशन की बात शुरू हो जाए। तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि डोनाल्ड ट्रंप एक सिंबॉलिक स्ट्राइक करके कुछ थोड़ा बहुत डैमेज कर दें, जिससे प्लांट पूरा तबाह ना हो, लेकिन उनकी बात भी हो जाए कि साहब हमने अटैक कर दिया। वही लेकिन ईरान फिर इसका रिटेलिएशन, फिर ईरान इसके रिटेलिएशन में क्या करेगा, उसको कैसे एंटिसिपेट करेंगे? एग्जैक्टली देखिए, ईरान ईरान अगर इसमें फुल ब्लास्ट गया और उसने कोई एक मेजर फैसिलिटी उड़ा दी, तब फिर वापस ये सिचुएशन आ जाएगी कि साहब अब आप डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे। तो ये एक बहुत ही सेंसिटिव पॉइंट है, ये मेजर इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे आके जंग जो है खड़ी हो गई है, और उसके लिए डोनाल्ड ट्रंप खुद जिम्मेदार हैं। अब इस एस्केलेशन के बाद देखिए, ये क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये बहुत ही, मतलब ये क्रिटिकल इतना है
कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना ये पूरे गल्फ की जो पॉपुलेशन है, पूरे उस रीजन की जो पॉपुलेशन करीब करीब 70 मिलियन है, वो सरवाइव नहीं कर सकती, कुछ घंटों से ज्यादा सरवाइव नहीं कर सकती। वो मर्क्यूरी 30s में पहुंचने लगा है, 40s में, अभी गर्मी का सीजन शुरू हो रहा है। पानी की डिमांड भी बहुत होती है, कूलिंग की डिमांड भी बहुत होती है। यानी इस बिजली और पानी के बिना कोई भी इस रीजन की कोई भी कंट्री की पॉपुलेशन कुछ घंटों से ज्यादा सरवाइव नहीं कर सकती। यही एक वजह है। तो इस पे अगर हमला होता है तो उसके बाद फिर एस्केलेशन पायदान पे एक ही चीज बचती है। वो क्या है? वो है ऑल आउट न्यूक्लियर स्ट्राइक। इसके अलावा कुछ और बचता नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि दोनों साइड ये कोशिश करेंगे कि इस एस्केलेशन पायदान को, इस लैडर को क्रॉस ना किया जाए, क्योंकि इसके बाद वापस लौटना फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक ग्राफिक में दिखा रहा हूं सिर्फ दर्शकों को समझाने के लिए कि अगर जैसा ईरान ने धमकी दी, जैसा कि डिसैलिनेशन प्लांट पर अगर अटैक हुआ कहीं भी, तो एक समझने के लिए कि वेस्ट एशिया के देश कितना उस पानी को, खारे पानी को मीठा करने का जो प्लांट है उस पर कितना डिपेंड करते हैं। जैसे एक डेटा मैंने देखा, कुवैत में 90% पानी, ऐसे समुद्री पानी को मीठा किया जाता है उसी प्लांट के जरिए, ओमान में 86%, सऊदी में 50 से 70%, यूएई में 42%, कतर में 50%, बल्कि इससे ज्यादा बहरीन में 60%। ये इतनी डिपेंडेंसी है इन देशों की पीने के पानी के लिए, समुद्री पानी को डिसैलिनेशन प्लांट के जरिए मीठा कन्वर्ट करते घरों में जाता है। और अगर ईरान ने जो धमकी दी, अगर किसी एक देश पर, कुवैत पर मान लीजिए अटैक कर दे, या उस तरह से उनके प्लांट पर, या सऊदी पर, या यूएई पर, तो भयंकर तबाही होगी। उसी का जिक्र कल भी बॉबी नकवी साहब ने किया। लेकिन इस खतरे का अंदेशा तो ईरान को भी होगा ना, कि अगर इस लेवल पर आ गए तो फिर नेक्स्ट कुछ भी हो सकता है, फिर न्यूक वार के मुहाने पर खड़े हो सकते हैं। जी बिल्कुल। देखिए, अगर इन कंट्रीज में से 2-3 कंट्रीज के भी अगर डीसैल कैपेसिटी या पावर प्लांट पे हमला हुआ और वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया, तो ऐसे मौके पे इन कंट्रीज के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा कि उनके पास एक ही ऑप्शन बचेगा कि वो इस जंग में अमेरिका और इजराइल के साथ पूरी तरह शामिल हो जाए। और अगर ईरान हमला करता है तो फिर एक खतरा बनेगा कि ईरान के ऊपर अमेरिका और इजराइल न्यूक्लियर अटैक कर दे। इसके बीच में इसके बाद कुछ बचेगा नहीं। फिर ये रीजन, फिर ये अगर ऐसा होता है तो ये ऐसा मुकाम है अजीत साहब कि इसके बाद फिर वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न वाली बात आ जाती है। इसके बाद कुछ बचता नहीं है, फिर कोई बात नहीं हो सकती। क्योंकि अगर आपने एक पॉपुलेशन को इस मुकाम पे पहुंचा दिया कि वो पूरे रीजन को उसको खाली करना है, वहां से भागना है। देखिए, ये बड़ी डेंसली पॉपुलेटेड सिटीज हैं। अगर इनमें जो है 15 लाख 20 लाख की पॉपुलेशन है, अगर आप एकदम से उनकी पानी की और बिजली की वो खत्म कर देंगे तो फिर वो करेंगे क्या? कहाँ जाएंगे? कहाँ चले जाएंगे? और ऐसी कोई किसी भी कंट्री के पास कैपेसिटी नहीं है कि एक कंट्री का अगर ध्वस्त हुआ है, डैमेज हुआ है, तो दूसरी कंट्री उसको सपोर्ट कर दे कि साहब हमसे पानी ले लीजिए, हम टैंकर भेज दें। देखिए, पानी की सप्लाई 5-6 हजार 10 हजार लोगों के लिए तो टैंकर से की जा सकती है। आप 20 लाख लोगों के लिए पानी की सप्लाई कहां से करेंगे? अरे वो भी करेंगे, कितने दिन के लिए करेंगे? अगर आपके पास स्टोरेज है अंडरग्राउंड, ओवरग्राउंड, 10 दिन, 5 दिन, 7 दिन। और फिर सवाल ये उठता है कि फिर ये पॉपुलेशन का होगा क्या? ये जाएगी कहां से निकल जाएगी? ऐसे कोई साधन अवेलेबल नहीं है जिससे आप क्विकली उस पॉपुलेशन को डिस्प्लेस कर दें कि साहब उसको। तो अब बात आती है नकवी साहब कि ये तो अमेरिका को भी अंदेशा होगा ना, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन तो अब ट्रंप ने कर लिया होगा 23 दिन में। पहले भले ना किया, उनको लगा होगा पूरी लीडरशिप को एलिमिनेट कर दो तो 24 घंटे 48 घंटे में खत्म हो जाएगी जंग, या सरेंडर कर देगा ईरान। बट अब जब 23 दिन हो गए तो ट्रंप को भी तो इस बात का एहसास हो गया होगा कि भैया, अगर आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने के नाम पर अगर उनके पावर स्टेशन या एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट को उड़ाओगे तो भी कुछ भी कर सकते हैं।
तो ये अमेरिका के दिमाग में या वहां जो उनकी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में लोग हैं, चाहे उनके वार मिनिस्टर हैं पीट हेगसेथ, ये सब भी तो मंथन कर रहे होंगे ना कि नेक्स्ट लेवल अब क्या होगा। जी बिल्कुल, लेकिन ऐसा लगता है कि ये जो अमेरिका के रणनीतिकार हैं, या तो डोनाल्ड ट्रंप उनकी बात सुनते नहीं हैं, और या रणनीतिकार जो हैं, जो अपना इनपुट प्रोवाइड करते हैं डोनाल्ड ट्रंप को और पीट हेगसेथ को, उन वो रणनीतिकार जो हैं वो इतने दूरंदेश नहीं हैं कि क्या होगा। भाई आप ये देखिए ना कि इस जंग को की जो शुरुआत की थी वो किससे की, उसकी जंग की शुरुआत ही इतने ऊपर से उन्होंने की है कि इस उसके ऊपर जाना तो फिर बहुत खतरनाक हो जाए। आपने क्या किया कि आपने पूरी लीडरशिप को खत्म कर दिया, तो उसके ऊपर आप क्या जाते, कहां जाते आप हैं? तो उसका नतीजा ये है, उस मेजर एस्केलेशन का नतीजा ये है कि अब आप इस इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे पहुंच गए हैं कि उस पूरे रीजन का जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसकी वजह से, जिसके डैमेज होने की वजह से कोई पॉपुलेशन सरवाइव नहीं कर पाती, उसको बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया है। ये अब एक सवाल है कि ईरानी स्पीकर की तरफ से, एमबी गालिबाफ की तरफ से जो कहा गया, सब बयान जो आते हैं बहुत ही आक्रामक ही होते हैं, तो अब उनकी तरफ से आया कि हमारे निशाने पर सिर्फ सैन्य ठिकाने ही नहीं, वो वित्तीय संस्थान भी हैं जो अमेरिका को बजट पैसा देते हैं। अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड ईरानियों के खून से भरे, स्क्रीन पर देख रहे हैं, और हमने आपके इन्वेस्टमेंट पर नजर रखा है, ये आखिरी चेतावनी। इसको क्या समझें? देखिए, ईरान जो धमकी दे रहा था अभी तक, वो ये कह रहा था कि साहब हम अपने पड़ोसियों के ऊपर हमला नहीं कर रहे हैं, हम अमेरिका के जो बेस यहाँ पे पड़ोस में हमारे जो बने हुए हैं उसके ऊपर हमला कर रहे हैं। एक ईरानी ऑफिशियल ने तो यहाँ तक कहा था कि भाई हम तो मिसाइल सैन्य ठिकानों पे मार रहे हैं, लेकिन अगर उस मिसाइल को आप इंटरसेप्ट करेंगे तो उसका जो मलबा गिरेगा वो कहाँ गिरेगा, उसका कोई कंट्रोल नहीं है हमें, तो आप मिसाइल को इंटरसेप्ट मत करिए, आप उन ठिकानों पे जाने दीजिए। दूसरी चीज उन्होंने ये कही कि जहां जहां अमेरिका का जो फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, ये जैसे बैंकिंग सेक्टर है या कंपनीज हैं या जैसे अमेजॉन जैसी कंपनी है, उनको हम टारगेट करेंगे। अब ये तीसरा जो एलिमेंट इन्होंने जोड़ा है ये बहुत खतरनाक है। इन्होंने कहा है कि यूएस ट्रेजरी बिल जिस जिस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने खरीदे हैं हम उसको टारगेट करेंगे। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ये सारी कंट्रीज जिन्होंने ट्रेजरी बिल्स खरीदे हुए हैं ये डायरेक्ट टारगेट करेंगे इस पे। इसका मतलब यही हुआ। भाई सऊदी अरेबिया जैसी कंट्री का तो अगर टोटल एक्सपोजर देखा जाए तो करीब करीब 140 बिलियन डॉलर के यूएस ट्रेजरी बिल्स खरीद चुके हैं वो। तो इसका मतलब यह हुआ कि फिर सऊदी अरेबिया अब टारगेट है ईरान का पूरा। वहां पे अमेरिका के सैन्य ठिकाने खाली नहीं है, सऊदी अरेबिया एज ए कंट्री, सऊदी मोनार्की, वो टारगेट है। तो ये एक बहुत खतरनाक एस्केलेशन है। अगर ऐसा होता है तो फिर मुझे लगता है कि ये अभी तक जो अटैक, ये जो हमले जो सीमित थे अमेरिकी सैन्य ठिकानों पे या कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर पे, अब ये पूरी कंट्रीज पे अटैक होने लगेंगे और फिर ये कंट्रीज भी मजबूर हो जाएंगी कि अब भाई लड़ाई में हमारे पास तो कोई ऑप्शन बचा नहीं है, हमको शामिल होना है। जी। तो एक तरफ मान लीजिए ट्रंप का ये कहना जो कल के पहले के बयान थे, जिसमें वो यहां तक आ गए थे कि वार को अब हम खत्म करना चाह रहे हैं धीरे धीरे, बीच में तरह तरह के बयान देते हुए, फिर उसके बाद कल उन्होंने कहीं कहा कि ईरान को हमने मैप से खत्म कर दिया, जिस पर जवाब ईरानी राष्ट्रपति ने दिया। लेकिन इस बीच नेटो देशों की बेचैनियां भी बढ़ने की खबरें लगातार पिछले 72 घंटों से आने लगी है, जब तेल की कीमतें बढ़ रही है। ये खबर आएगी कि ब्रिटिश सबमरीन रवाना हो गई है अरब सागर की तरफ, और दुनिया के देश जो डिस्टेंस मेंटेन कर रहे थे, सीधे सीधे कह रहे थे कि हम इस लड़ाई में शामिल नहीं है। ये खतरा बढ़ेगा तो चाहे अनचाहे वो भी शामिल हो सकते हैं फिर। देखिए, ईरान, ये डोनाल्ड ट्रंप की जो ये धमकी जो आई थी, वो धमकी से पहले ईरान ने इजराइल के ऊपर डिमोना और अरब पे भयंकर अटैक किया था, उससे बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज हुई हैं, कई सौ लोग जो हैं घायल हुए हैं, मरने हाँ, वालों 200 ऑफिशियल आ रहा है, बेबी कई 100 होंगे, सही करे आप।
कुछ कुछ जगह नंबर वो 300 का भी आ रहा है, लेकिन मरने वालों की तादाद इन्होंने अभी तक नहीं बताई है। उस हमले के फौरन बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ये धमकी दी थी। मुझे ऐसा लगता है, मेरा ये अंदाजा है कि इजराइल कोई मेजर रिटेलिएशन प्लान कर रहा था, जिसको शायद रोकने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हैं कि अब आप खोल दीजिए, वरना हम आपके पावर प्लांट उड़ा देंगे। तो जाहिर बात है कि इससे नेटो की जो एलाइज हैं वो भी चिंता में है। उन वहां पे भी परेशानी है कि ये अगर मेजर एस्केलेशन हुआ, नेटो जो ऑफिशियली अभी इस जंग में शामिल नहीं हुआ है, तो अल्टीमेटली फिर नेटो को भी इस जंग में शामिल होना पड़ेगा। फिर चाहे चाहे इसके बाद अनचाहे। जी चाहे जाए जी, तो इसके बाद इसका मतलब क्या हुआ? फिर इसका मतलब यही होगा कि ईरान वर्सेस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हो जाएगा, माइनस रशिया एंड चाइना, यही हो जाएगा। इस पूरी लड़ाई में भारत की क्या भूमिका होनी चाहिए? भारत की भूमिका को लेकर बहुत सवाल उठे। भारत की तरफ से खामेनेई और उनकी पूरी लीडरशिप की किलिंग के बाद कई दिनों तक कोई बयान नहीं आया टॉप लीडरशिप से। फिर भारत के विदेश सचिव ने जाके 5 दिन बाद वहां कंडोलेंस रजिस्टर पर साइन किया ईरानी एम्बेसी में। अब बीते 72 घंटों में प्रधानमंत्री मोदी ने लीडरशिप से बात की है, ईरानी प्रेसिडेंट से और दुनिया के देशों से, कि इसको किसी ढंग से इस युद्ध को धीरे-धीरे खत्म करें। भारत की भूमिका क्या होनी चाहिए? देखिए, भारत की इस वक्त कोई भूमिका नहीं हो सकती। साफ-साफ हुँ, बात, कुल मिला के बात ये है। वो इस पोजीशन में नहीं है कि किसी एक्टर को वो इन्फ्लुएंस कर पाएँ। मोदी जी की एक स्ट्रेटेजिक मिस्टेक थी कि वो तेल अवीव गए थे हमले के 2 दिन पहले। वो एक बहुत बड़ी मिस्टेक थी। उस ट्रिप की कोई कोई वजह नहीं थी, कोई अर्जेंसी नहीं थी और उसका कोई मेजर आउटकम नहीं निकला। बस ये इत्तेफाक समझिए कि उसके 2 दिन बाद हमला हो गया। इसलिए वो ट्रिप को इतना इम्पोर्टेंट माना जा रहा था कि साहब ये गए थे तो कोई ना कोई तो बात थी। बहरहाल, इंडिया आज की पोजीशन में क्या कर सकता है? इंडिया सिर्फ एक काम ये कर सकता है कि इस जंग का जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, इससे जो नुकसान होगा उसको इंडिया के ऊपर उसको मिनिमाइज कर दे। और यही वजह है जिसकी वजह से वो मसूद पेजिशकियन से मोदी जी ने बात करी, फॉरेन सेक्रेटरी कंडोलेंस बुक पे साइन करने गए थे। ईरान को आज़ादी दी है कि उनका जो दिल्ली में मिशन है वो फंड रेजिंग कर सके। उनके एक रिप्रेजेंटेटिव पूरे नॉर्थ इंडिया में घूम भी रहे हैं फंड रेजिंग के लिए। तो सिर्फ और सिर्फ ये कर सकता है इंडिया कि जो इससे अभी जो नुकसान हो रहा है या आने वाले टाइम में जो नुकसान होगा उसको मिनिमाइज किसी तरह से कर सके। देखिए, मेरा ये मानना है कि ये जंग कोविड से बड़ा डिसरप्टर साबित होगी और कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जिसके ऊपर असर पड़े। देखिए, डीजल, पेट्रोल और गैस तो एक मोटा मोटा है कि भाई वहां से सप्लाई रुकी है। इसकी वजह से सारे सेक्टर ऐसे हैं जिसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग से लेके सर्विसेज सेक्टर तक सब पे असर पड़ेगा। आने वाले दिनों में आप ये देखिएगा कि खाद की शॉर्टेज हमारे यहाँ भी होगी, क्योंकि इंडिया जो है दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर है यूरिया का। हमारे यहाँ फार्मास्यूटिकल्स की शॉर्टेज होगी, क्योंकि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कई ऐसे इंग्रेडिएंट्स लगते हैं जो गल्फ से ओरिजिनेट करते हैं। हमारे ऊपर हीलियम की शॉर्टेज की वजह से हेल्थ सेक्टर के ऊपर भी असर पड़ेगा। स्टील इंडस्ट्री के बारे में देखें तो जो गैस बेस्ड जो बॉयलर्स हैं उनके ऊपर असर पड़ेगा, क्योंकि गैस अवेलेबल नहीं है। यानी कुल मिला के सारे जो सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के, इंडियन इकोनॉमी के, उसके ऊपर असर पड़ेगा और इंडियन कंज्यूमर के ऊपर डायरेक्ट अटैक असर पड़ेगा। इसका डायरेक्ट वो आपको अगले 10 दिन में बहुत ज्यादा विजिबल आपको दिखाई देगा। ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए कई ऐसे इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिनकी इनपुट कॉस्ट 20 से 25% बढ़ चुकी है, कई वजह से, अलग अलग वजह से। तो अल्टीमेटली इसका भार कौन उठाएगा? अपना एंड कंज्यूमर उठाएगा। तो इंडिया, मोदी गवर्नमेंट का पूरी पूरी प्रायोरिटी यही होना चाहिए कि किस तरह से इस जंग से होने वाले इकोनॉमिक नुकसान का या फाइनेंशियल लॉस से इंडियन इकोनॉमी को और इंडियन कंज्यूमर को और इंडियन बिजनेसेस को इंसुलेट कर सके। यही कर सकते हैं इस वक्त।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग बातचीत करते रहेंगे, कल हम लोग फिर बात करेंगे, देखते हैं, चूंकि कल टाइमलाइन खत्म होगी अल्टीमेटम की, उसके बाद और तमाम पहलुओं पर। बहुत बहुत शुक्रिया बॉबी नकवी साहब बात करने के लिए। हमारे दर्शकों की तरफ से भी बहुत शुक्रिया।